हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस था उसको देखेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस था, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है क्वेश्चंस को कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो जो लॉज ऑफ मोशन का हमारा इंट्रोडक्शन था उससे रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट, कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही है, उसके बारे में हमको विचार करना है। तो ऑप्शन ए है, इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्सेज ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है बिना एक्सटर्नल फोर्स के, मतलब बिना इस पर कोई फोर्स अप्लाई किए हुए। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि बिना फोर्स के मोशन कैसे होगा, लेकिन इंटरनली बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किए बिना ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनली फोर्स हो सकता है। इंटरनल उसके इंजन के कारण फोर्स क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। फिर ऑप्शन बी है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा संभव है कि बहुत सारा फोर्स एक्ट हो रहा हो एक ऑब्जेक्ट पे और कोई मोशन नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारा फोर्स है कि इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, चारों तरफ बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, लेकिन जो इस पर नेट फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक आदमी फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है, कोई इधर अप्लाई कर रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। ऐसा संभव है क्योंकि नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी आपका है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसेस नो एक्सेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रू है, सॉरी ट्रू नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन ए है, अ सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब एक सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाए तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कब कंडीशन होगा। तो ऑप्शन बी है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब फोर्स नहीं अब अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर सी है, फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट बट फोर्सेस कैंसिल। फोर्स एक्ट हो रहा है लेकिन फोर्स कैंसिल हो रहा है, तब भी हमारा एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, मतलब बी और सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नो फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर सी है, फोर्स एक्ट हो रहा है लेकिन सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो बोल रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब ये सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जब एक सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट था, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो एक्सेलरेशन, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट पूछ रहा है इसलिए। मतलब जब एक सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स पॉलिसी। मतलब अरिस्टोटल का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको हमको चूज करना है। ऑप्शन ए है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन बी है, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी में वो बना रहेगा एक्सटर्नल फोर्स के बिना। सही है ये। अ फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक फोर्स नेसेसरी नहीं है
अपोजिंग फोर्स की तरह फ्रिक्शन के लिए। टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, मतलब बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा फॉल्स है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए, ऐसा ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनल फोर्स के कारण भी मोशन में हो सकता है बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए भी। ठीक है, तो थर्ड का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो एरिस्टोटल का फॉल्सी था, एरिस्टोटल जो फॉल्स नियम दिया था उसमें हमारा ऑप्शन ए है। एरिस्टोटल का कहना था कि हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए ऑब्जेक्ट को मोशन होने में, मोशन करवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के लिए भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म इनर्शिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, इनर्शिया टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल गैलीलियो ने किया था। तो ऑप्शन बी है आपका गैलीलियो, तो हमारा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 5 है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज, इनर्शिया एक बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी, हमको ऑप्शन चूज करना है कि किस कंडीशन में होता है। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, सही बात है, मतलब जो अगर रेस्ट में होता है तो उसको चेंज नहीं कर सकता है। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये भी सही है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। ऑप्शन सी है अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द कंडीशन ऑफ मोशन, मतलब कि अगर मोशन के कंडीशन में हो तो उसको चेंज नहीं कर सकता है। अनेबल टू, फिर ऑप्शन डी है अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो ऑप्शन डी हमारा सबसे परफेक्ट है कि वो अपने यूनिफॉर्म रेस्ट के मोशन को और जो यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन है उस दोनों को चेंज नहीं कर पाता है, किसके कारण, इनर्शिया के कारण, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है अ पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम मूविंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यह तो हम लोग दो कंडीशन में, दो एग्जाम्पल में पढ़े थे। एक आप लोग पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, और फिर हम लोग पढ़े थे एक इनर्शिया वाले कंडीशन में। तो ऑप्शन ए है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ना, फिर थर्ड लॉ में भी नहीं है, फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इस दोनों में हमको समझना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि बस हमारा मोशन में होता है तो हमारा बॉडी भी मोशन में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बस से गेट डाउन होते हैं, मतलब बस से नीचे आते हैं, उस कंडीशन में हमारा बॉडी अचानक से रेस्ट में आता है जबकि वो मोशन में रहना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो पर्सन जो है वो फॉल डाउन हो सकता है, मतलब गिर सकता है, मतलब इसका भी हो जाएगा 6 का भी ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है when a speeding bus stops suddenly passengers are thrown forward from their seats because, मतलब जब बस को सडनली ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हमारा बॉडी बस के साथ चाह रहा होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में बने रहे, लेकिन जैसे ही बस रेस्ट कंडीशन में आता है तो हमारा बॉडी भी रेस्ट कंडीशन में आना चाहता है, लेकिन इनर्शिया के कारण ये क्या चाहता है कि यूनिफॉर्म मोशन में बना रहे, जिसकी वजह से अचानक से यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आने के कंडीशन में आता है, इसके वजह से हमारा आगे की तरफ झुकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ सीट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब जो हमारा नीचे वाला पार्ट है बस के साथ वो रेस्ट में आता है, जबकि हमारा अपर बॉडी क्या चाहता है कि पहले बस मोशन में था तो वो भी मोशन में रहे, जिसके कारण ब्रेक लगने पे पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाता है। अब हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड दो क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, जो फिजिकल इंडिपेंडेंस है, भौतिक स्वतंत्रता है फोर्स का, वो किसका प्रभाव है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मोशन में रहना चाहता है। अगर रेस्ट के कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस को बताने वाला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग सी देखे थे, जिसको मैंने नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स separated out of his small spaceship according accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of astronaut in the instant after he is outside of a spaceship? Assume there is no nearby stars to exert gravitational force on him. चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई नियर बाई स्टार नहीं है, कोई दूसरा तारा नहीं है स्पेस में, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, तो उस कंडीशन में इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा, इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। इस कंडीशन में इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब इस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा है। इसके नज़दीक क्या है, बस स्पेसशिप। तो स्पेसशिप का मास बहुत कम है, तो वो स्पेसशिप क्या करेगा, बहुत कम अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण हमारा जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इस पे एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन्स जीरो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से है, क्योंकि उस पर बेस्ड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो चलिए फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनीशन से ही हम लोग पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ टाइम। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन 10 था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका कहना है कि फोर्स हमारा प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ टाइम के, और यहाँ पे इसके बदले हम लोग एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखते थे, और कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 कंसिडर करते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ इफ। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ दोनों को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या डिड्यूस्ड नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन ए है, फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, फोर्स अगर टाइम पे डिपेंड करे तो फोर्स टाइम पे डिपेंड कर सकता है, टाइम के साथ फोर्स हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टाइम, मोमेंटम टाइम पर डिपेंड करता है, तो ए भी हो सकता है बिल्कुल, मोमेंटम टाइम के साथ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सी है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, तो एक्सेलरेशन भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, टाइम पर डिपेंड कर सकता है। मतलब ऑप्शन डी, मास डिपेंड्स ऑन टाइम, तो हमारा मास टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम बढ़े घटे लेकिन मास हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का है तो वो 5 kg का ही रहेगा, टाइम बढ़ने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब मास डिपेंड्स ऑन टाइम। ये गलत है, मास टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्स नहीं है, इम्पल्स। तो ये पहला ही पकड़ा गया, इम्पल्स हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 12 का। इम्पल्स इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े थे, फोर्स इनटू टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो टाइम और वो फोर्स दोनों का जो प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे इम्पल्स। तो पहला ही ऑप्शन फोर्स नहीं है। टेंशन हमारा फोर्स है एक तरह का, थ्रस्ट भी हमारा एक फोर्स है। जैसे जब हमारा एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा होता है तो पीछे के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। फिर वेट भी हमारा एक तरह का फोर्स है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर नीचे की तरफ एक परमानेंट फोर्स एक्ट होते रहता है, जिसको हम लोग वेट फोर्स कहते हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज। मतलब एक m मास का पार्टिकल है,
जिसको एक इक्वेशन के द्वारा बताया जा रहा है कि इस पे, अब फिर इसके बाद हमको बताना है कि इस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें y इक्वल टू इक्वेशन दिया है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरह का एक मोशन में हम लोग इक्वेशन देखे थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। मतलब हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को विथ टाइम। तो सबसे पहला कंडीशन हमको क्या करना होता है डिफ्रेंशिएशन में, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, डी यू टी बाई डी टी प्लस डी हाफ जी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब इस कंडीशन में हम लोग u कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, डी टी बाई डी टी का वैल्यू आता है 1, पहले से आपको मालूम है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, प्लस हाफ कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे हम लोग g भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर कर देंगे, और यहाँ पे बचेगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब हम लोग एक डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे, मतलब u में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे u और प्लस 1/2 g, और फार्मूला के अकॉर्डिंग n t टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u प्लस यहाँ पे g और इंटू टी टू दी पावर 1, मतलब u प्लस जी टी। ये हमारा वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो हमारा वेलोसिटी है u प्लस जी टी, तो d और वेलोसिटी का टोटल वैल्यू डाल देंगे u प्लस जी टी बाई डी टी। सेम कॉन्सेप्ट, दोनों को अलग अलग करना है, डी यू बाई डी टी और प्लस डी जी टी बाई डी टी, दोनों को अलग अलग कर देंगे। u यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होता है, प्लस यहाँ पे g हमारा कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर डी टी बाई डी टी का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब g में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऐड करेंगे, बस g बचेगा, मतलब एक्सलेशन का वैल्यू सिर्फ g है। और जो क्वेश्चन है इसमें हमारा बोल रहा है कि मास m है, मास का वैल्यू हमारा m दिया हुआ है, इस कंडीशन में हमको फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग फार्मूला जानते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा m है और एक्सेलरेशन के बदले हमारे पास g है, मतलब F इक्वल टू mg हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा m।